Hello, Jai Hind, everyone. Can you hear me? Yes, sir. Jain, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Jai sir. Hind, I can see Prashant, Shashank, Akarsh, Rahul. बाकी कहाँ है भाई? हाँ, पहले दिन ही सेशन में लेट. चलो, we'll wait for 2 minutes, then we'll start. चलो guys, let's start. टेक्निकल डिपार्टमेंट मीटिंग ओपन रखिएगा ताकि जिसको ज्वाइन करना हो आराम से ज्वाइन कर सके. एक बार अपनी कंफर्मेशन देंगे गाइस. स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes, sir. It's loading. ओके, अभी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Visible. Yes, sir. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. राइट. So, Jai Hind future officers, as you all know, now you are the part of your prestigious batch, that is CDS3 written examination course by Yashmore Academy. मेरा नाम है अंजनेय सिंह और मैं हूं आपका जीके एंड जीएस का एजुकेटर फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन. राइट. तो सबसे पहले इस क्लास को स्टार्ट करते हैं यशमोर सर की ही एक पंचलाइन से. पंचलाइन है मेरे दोस्त, जिसमें पहला वर्ड है इंगेज. इसका सिग्निफिकेंस है कि जो भी चीजें मैं आपको पढ़ाऊं या इस सेशन को मुझे और आपको मिलकर इंटरैक्टिव बनाना है. हम दोनों को एक दूसरे के साथ इंगेज होना है ताकि हम अच्छे तरीके से अपनी स्टडी को कर पाए. ठीक है. दूसरा वर्ड है कनेक्ट. मैं जो भी पढ़ाऊं, ठीक है, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप तुरंत अपना रेज हैंड फीचर यूज करेंगे या फिर चैट बॉक्स पे टाइप करेंगे. ठीक है. तो इससे जो हमारी कनेक्टिविटी है, जिसके लिए आप ऑफलाइन कोर्सेज में ढेर सारे पैसे देते हो, वो अब आपको देने की जरूरत नहीं है. बिकॉज एक बहुत ही नॉमिनल फी के अंदर यू आर कनेक्टेड टू योर एजुकेटर. द थर्ड वर्ड इज लर्न. एंड आफ्टर लर्निंग, जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे तो दूसरों को इंस्पायर करिए टुवर्ड्स द स्टडी. आज हमारा ये पहला सेशन है. इसके अंदर हम सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी बहुत स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे. बेसिकली यहां पर हम देखेंगे अपनी स्ट्रैटेजी एंड एक तरीके का ये जीएस का ओरिएंटेशन सेशन है. ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं. आज की क्लास में मेरे दोस्त सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रेंड एनालिसिस. राइट. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सर ट्रेंड एनालिसिस. और दूसरा जिस पार्ट पे हम फोकस करने वाले हैं वो है हमारा स्ट्रैटेजी सेशन. ठीक है, या आप कह सकते हो उसको स्ट्रैटेजी पोर्शन. स्ट्रैटेजी पोर्शन. ये कलर आप लोग को क्लियर है या मैं कलर चेंज कर लूं? No, sir. Color is clear, sir. कलर क्लियर है. ठीक है. तो दो मेन टॉपिक है हमारे आज की क्लास में. पहला है ट्रेंड एनालिसिस, दूसरा है स्ट्रैटेजी सेशन. तो सबसे पहले चलते हैं. ब्लैक कलर का ही है ना? ब्लैक कलर. Yes, sir. If it's मतलब better okay, visual होगा. like, yeah, if Brown it's ही any black. dark color, yeah. अच्छा ठीक है, वेट. सर व्हाइट कलर ले लो ना. जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, जस्ट गिव मी अ मिनट. ये ठीक है.
Yeah. चलिए, ओके। तो सबसे पहले चलते हैं ट्रेंड एनालिसिस के ऊपर। 15-20 साल की ट्रेंड एनालिसिस करने की कोई जरूरत नहीं है। रिसेंट के जो एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, उसमें जीएस की ट्रेंड एनालिसिस को स्पेसिफिकली हम देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको स्लाइड के ऊपर दिख रहा होगा, है ना, सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसको ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं ये सोच के कि सर इससे तो 2, 3, 4, 5 सवाल आएगा एंड हम तो पहले से ही उस्ताद हैं, तो वो क्वेश्चंस हम छोड़ देंगे एंड बाकी क्वेश्चंस में हम स्कोर कर लेंगे। बेसिकली मेरे दोस्त होता क्या है कि एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज्योग्राफी के कई सारे फीचर समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ज्योग्राफी में जब आप आपका पढ़ते हो नेशनल पार्क वगैरह या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ते हो, है ना, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हो, तो वहां पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी भी एक तरीके का फैक्टर होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की अच्छी समझ है तो जो ये ज्योग्राफी का नेचर वाला पार्ट है ना, लाइक आपका जो अगर मैं एग्जांपल से समझाना चाहूं तो सिंपल से समझो जो फॉरेस्ट वाला पार्ट, और फॉरेस्ट से रिलेटेड जितनी भी चीजें, वेदर इट इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन, वेदर इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, या फिर आपकी जो ट्राइब्स वगैरह है, ठीक है, वो समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसका भी हम लोग एक स्पेसिफिक सेशन लेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक सीरीज हम इसकी भी करेंगे ऑन योर सब्जेक्ट एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसके टोटल पूछे जाते हैं सर 10 क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। यहां मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एग्जामिनेशन का पैटर्न पता है, नहीं भी पता है तो एक बार मैं ओवरव्यू दे देता हूं। जो आपका जीएस का सेक्शन होता है, ठीक है, इसके आपके पास आते हैं 120 क्वेश्चंस, राइट, जो कि होते हैं आपके 100 मार्क्स के। क्या मेरे दोस्त, 120 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। तो यानी कि एक क्वेश्चन का अगर आप वो लगाओ, अंदाजा लगाओ, या फिर अगर आपने नोटिफिकेशन पढ़ी हो तो एक क्वेश्चन आपका कैरी करता है 0.83 मार्क्स, ठीक है, 0.83 मार्क्स एक क्वेश्चन आपका कैरी करता है, राइट। अब हम चलते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसी में आपका इंक्लूडेड है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। टेक्नोलॉजी, अब सर टेक्नोलॉजी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या इसके लिए हमें भी एक मोटी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी? तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। हाँ, अगर स्पेसिफिकली आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक अलग बुक पढ़ने की जरूरत है, लेकिन सीडीएस के अंदर जो आपके टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज समवेयर रिलेटेड टू योर करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है, इसमें जो टेक्नोलॉजी है इसे हम अपना कवर करेंगे करंट अफेयर्स के अंदर, ठीक है मेरे दोस्त, इसे जो है हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स के अंदर। और आपका जो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी टोटली बेस होता है करंट अफेयर्स के ऊपर। हाँ, एक आध का क्वेश्चन आपका कभी कभार आ जाता है रैंक से लेकर। वो क्वेश्चन किस तरीके का होगा कि आपको ना एयरफोर्स की, आर्मी की या फिर नेवी की जो है रैंक स्ट्रक्चर दे दी जाएगी और बोला जाएगा कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। इस तरीके का एक क्वेश्चन मैंने आपको ग्रुप के ऊपर भेजा भी था, अगर किसी बच्चे को याद हो तो, राइट। यस सर। तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस में आप सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड इनोवेशंस बाय डीआरडीओ। वरिंदर वरिंदर सिंह, आप कल के इनॉग्रल सेशन में नहीं थे? वरिंदर, कैन यू हियर मी? ओके, रिलैक्स रिलैक्स, सेशन के बाद में बात करते हैं। चलिए सेशन के बाद में बात करते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस में भी आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है इनोवेशंस बाय डीआरडीओ, कि डीआरडीओ ने अभी रिसेंट में क्या रिसर्च करी, है ना, उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या क्या नई चीजें हमारे जो है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट की गई, राइट, एंड मिलिट्री एक्सरसाइज।
इन दो चीजों पे आपको फोकस करना है डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस के अंदर, और ये पूरा पोर्शन मिला के आपका कैरी करता है 20 क्वेश्चंस, राइट। करंट अफेयर्स, अब इस करंट अफेयर्स में आपकी सभी चीजें आ जाती हैं, दैट इज योर नेशनल, इंटरनेशनल, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, है ना, आपके ये जो अवार्ड इवेंट्स होते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, है ना, नोबेल प्राइजेस, ये सारी चीजें आ जाती हैं इस करंट अफेयर्स के अंदर, विच कैरीज 15 क्वेश्चंस। ज्योग्राफी आप सबको पता है, 3 पार्ट होते हैं बेसिकली ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी इज अ बेस फॉर योर इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी के कंसेप्ट क्लियर है, तभी आप इंडियन ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकते हैं, ठीक है। और इन तीनों पोर्शन से मिला के हमारे पास आता है 20 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी, इसमें आपको बेसिकली 2 पार्ट में मैं इसको डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम स्टार्ट करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से और खत्म करेंगे 1947 पे, राइट। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल्स। अब आप पूछोगे कि सर क्वेश्चन कहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो मेरे दोस्त क्वेश्चन तो आपके आर्टिकल्स वाले पोर्शन से ही ज्यादा आते हैं। किस तरीके से आते हैं वो भी मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज कल के इनॉग्रल सेशन में मैंने एक बात आपको क्लियरली बताई कि यहां पर एग्जामिनेशन क्लियर करना मोटिव है, ऑफ कोर्स है और हम करेंगे भी, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग लेना, चीजें कैसे हो रही हैं, एक सीरीज कैसे चल के आ रही है, आपको वो लाइन ऑफ चेन को समझना पड़ेगा, राइट। तो इंडियन पॉलिटी से आपके आते हैं 20 क्वेश्चन। सेम फॉर हिस्ट्री, 3 पोर्शन में डिवाइडेड है ये, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। अगर आप पूछोगे सर क्वेश्चन किससे ज्यादा आते हैं, तो रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और एंशियंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था यूपीएससी में कि सपोज 20 क्वेश्चन आ रहे हैं हिस्ट्री के, तो इसमें से 12 से 14 क्वेश्चन आपके रहेंगे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। लेकिन अभी जो 2-3 साल का अगर आप ट्रेंड देखोगे तो ट्रेंड चेंज्ड। कैसे चेंज हुआ सर, 20 क्वेश्चन में से वो क्या कर रहे हैं कि कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन वो आपके डाल देते हैं एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है। और इसी रेशियो में आपका क्वेश्चन आता है मॉडर्न हिस्ट्री से, 4 से 5 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके मेडिवल हिस्ट्री से। तो हिस्ट्री से भी आ रहे हैं आपके टोटल 20 क्वेश्चन, और हमारा इकोनॉमिक्स जिससे आते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। और इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे 2023 का, तो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक जो करंट अफेयर होता है ना, उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए थे इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंदर, जिससे हम कल अपनी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स बेसिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद मेनली इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, फिर माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखेंगे कि उसका क्या कंसेप्ट होता है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे, एंड उसके बाद हम इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि आपका मार्च तक चलेगा। उसका महीने में एक बार सेशन होगा, मैं 50-60 क्वेश्चन की एक पीपीटी बना दूंगा, एंड उस क्वेश्चन से आपका वो वाला पूरा का पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा, राइट। तो ये थे आपके इस साल की ट्रेंड एनालिसिस। ये दूसरे साल की ट्रेंड एनालिसिस भी हम देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हिस्ट्री से आए आपके 22 क्वेश्चन, पॉलिटी से सर क्वेश्चन कम हो गए। इसका मतलब कि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें सेलेक्टिव पढ़ना है, राइट। सेलेक्टिव क्यों पढ़ना है सर, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है उसकी जो रेंज है वो वेरी कर रही है। कभी सर 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी सर 20 भी आ जा रहे हैं, है ना। तो हम क्या करें कि जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें एक टारगेट लेते हैं कि 50+% क्वेश्चन हमें करेक्ट करने, ठीक है। यानी कि अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं सपोज पॉलिटी के, तो कितने भी मुश्किल क्वेश्चन आए हम एटलीस्ट 12 से 15 क्वेश्चन सही करके आएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्योग्राफी एज यूजुअल, इसका तो वेटेज रहता है भाई, है ना। इसका वेटेज 15 से 25 क्वेश्चन के बीच वेरी करता है, राइट।
फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यहां पे आप देख सकते हो इसके आए हैं टोटल आपके पास 30 क्वेश्चंस। ठीक है, साइंस में भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, बेसिकली क्वेश्चन थोड़े से कम होना शुरू हो गए हैं, लेकिन हम अपनी पूरी तैयारी करके चलेंगे। ठीक है, बिकॉज जैसे अभी राहुल ने लिखा था ग्रुप के ऊपर, यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, हो सकता है अगली बार साइंस से 60-70 क्वेश्चन भी आ जाए। राइट, चलो जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं होगा, 60-70 नहीं आएंगे, लेकिन हाँ 30-35 तो आराम से आ सकते हैं। चलो, यानी साइंस का सर पैटर्न वेरी कर रहा है लगभग 15 से 30 क्वेश्चन के बीच। ठीक है, इकोनॉमिक्स 10 क्वेश्चन, यानी इकोनॉमिक्स का आप पकड़ के चलो कि मोटे मोटे मिनिमम पेपर में 10 सवाल तो देखने को मिलेंगे, प्लस में जा सकते हैं, हो सकता है कि 20 हो जाए, ठीक है 15 हो जाए, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि माइनस में जाए कि सर इकोनॉमिक्स के तो ना इस बार पेपर में 2 ही क्वेश्चन आए सर, ऐसा नहीं होगा। राइट, और करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी 34 क्वेश्चंस। राइट, तो यानी करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, अगर आप सिर्फ इन सब्जेक्ट पे भी अपनी कमांड मजबूत कर लेते हो तो एग्जामिनेशन के अंदर आप लगभग 60 to 70 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके जा रहे हो। ठीक है, मैंने यहाँ साइंस का और टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन पूरा का पूरा छोड़ दिया। ये मैं आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि मरी से मरी हालत में भी एकदम बेकार पेपर आ गया जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, तब भी अगर सिर्फ इन सब्जेक्ट के ऊपर भी आप कमांड कर लो ना, तो भी 60 से 70 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए जीएस के अंदर। राइट, चलिए, ट्रेंड एनालिसिस आई होप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट, एनीवन? नो सर। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा मेन काम कि सर क्वेश्चन तो हो गया डिस्कस, कितने क्वेश्चन आएंगे सर हमें पता चल गया, लेकिन सर क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है भैया, हमें वो भी तो बताओ। राइट, तो चलिए देखते हैं अप्रोच टू सॉल्व जीएस क्वेश्चंस। राइट, एक मैं आज आपको एडवाइस देता हूं एज अ एजुकेटर नहीं, एज अ बड़ा भाई। यूपीएससी के पेपर में एक बात आप दिमाग में बैठा लो कि जैसे पेपर मिलेगा पहले 10 मिनट हम सिर्फ और सिर्फ उसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, पहले 10 मिनट हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग करेंगे, पेपर को पढ़ेंगे, पेपर को देखेंगे। अब देखने का मतलब ये नहीं कि सर पेपर उठा लिया एंड उसके बाद कलर नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन को सजा सजा के लिखना था, ये फूल पत्ती नहीं बनाई इसमें, यहाँ पे स्टार लगा देना था और अच्छा लगता, ऐसे नहीं देखना है, क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को जल्दी जल्दी नजर मार लेनी है कि अच्छा पेपर में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, और जब आप ये नजर मारोगे तो आपको चाहे तो पेपर के ऊपर लिख लेना या फिर अपने दिमाग में कैटेगरी बनाते चलना, 3 कैटेगरी में आपको क्वेश्चन डिवाइड करना है, और ये लिख लोगे तो बेटर रहेगा, पेपर में लिख लोगे तो बेटर रहेगा ताकि भूलो ना। राइट, 3 कैटेगरी है सर, पहली कैटेगरी है सर आई कैन डू। ठीक है, पहली कैटेगरी है आई कैन डू, दूसरी कैटेगरी है आई विल ट्राई, तीसरी कैटेगरी है सर इससे तो हमारा पाला पड़ा ही नहीं, बहुत ही बेकार सा सवाल है ये हमसे नहीं बनेगा, कांट डू। ठीक है मेरे दोस्त, अब सबसे पहले आते हैं आई कैन डू वाले केस। आई कैन डू वाले में करना क्या है, देखो अगर आप अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो 120 क्वेश्चन में से ऐसे 50 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, ऐसे 50 क्वेश्चन होंगे मिनिमम जो आपको पता होगा कि हाँ इसका सही आंसर यही है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। राइट, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आप उस सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट करो जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो। ठीक है, अब मैं कहता हूं एक एग्जांपल लेता हूं, चलो यहाँ पे मुझे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर ओमवीर सिंह। सपोज ओमवीर का जो है हिस्ट्री बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, दूसरा हमारा अजय भाई है, अजय भाई का फिजिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन क्या हुआ कि एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन खोला अजय भाई ने और पहले क्वेश्चन में उसको देखा ज्योग्राफी, उसने क्या किया, वो ज्योग्राफी से उलझ पड़ा, है ना, ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा। प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या हुई,
ज्योग्राफी उसका जो है वीक पार्ट है, ज्योग्राफी उसका वीक पार्ट है। उसने गलती क्या करी, वीक पार्ट से स्टार्ट कर दिया। अब पेपर के अंदर जो उसका कॉन्फिडेंस है वो लो हो गया, कम हो गया कि यार पहला ही क्वेश्चन मुझसे बना नहीं, लगता है कि आगे के क्वेश्चन भी टफ है, पेपर टफ आया है। और जैसे आपके दिमाग में एक बार ये ख्याल आ गया कि पेपर टफ आया है, उसके बाद ये जो आई कैन डू वाले क्वेश्चन है ना, इसमें भी आप 50% क्वेश्चन गलत करके आओगे। ठीक है, तो सपोज आपको इकोनॉमिक्स आपका सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, उसके भले पेपर में 5 ही क्वेश्चन है, लेकिन ढूंढ ढूंढ कर पहले उन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि एक बार पेपर के अंदर आपका कॉन्फिडेंस बैठ जाए कि हाँ चलो 5 क्वेश्चन हो गए, बाकी क्वेश्चन भी बना देंगे। राइट, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो पहला पॉइंट हो गया क्या, स्टार्ट विद द सब्जेक्ट इन विच यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट, एकदम कॉन्फिडेंस है कि सर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमने इसको ऐसे कमांड करके रखा है कि इसके मैक्सिमम क्वेश्चन हम कर ले रहे हैं। राइट, दूसरा पॉइंट है सर, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। कई बार क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग क्वेश्चन ढंग से पढ़ते नहीं। ये सारी चीजें मेरे साथ हुई हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। राइट, क्या होता है ना कि जब भी हम पेपर देने जाते हैं और पेपर हमें थोड़ा सा दिखा कि 2-3 क्वेश्चन हमें शुरू के आ रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि अरे इस बार तो पेपर क्लियर, एसएसबी क्लियर, डायरेक्ट एकेडमी, साल भर बाद लेफ्टिनेंट। तुरंत ये ख्याल आता है आपके दिमाग में, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना है कि एग्जैक्टली पूछा क्या है, कितनी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट नहीं सही है ना, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, जिसके लिए यू हैव टू फॉलो द सेकंड स्टेप, दैट इज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। थर्ड, फोकस ऑन दी वर्डिंग्स, जो मैंने आपको बताया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि कभी भी ना यूपीएससी के पेपर में तुक्का नहीं मारना चाहिए। राइट, सुना है ना? मैं आपसे कहता हूं कि तुक्का मारना चाहिए। कब मारना चाहिए वो भी बताऊंगा, कैसे मारना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तुक्का मारना गलत बात नहीं होती है ना, ज्यादा तुक्का मार देना गलत बात होती है कि पता चले 120 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन तुक्का ही मार के आए हो। नहीं, कैलकुलेटिव रिस्क पेपर के अंदर आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। राइट, और तुक्का मारना कब है, किन क्वेश्चन में मारना है वो भी बताऊंगा। ओके, फिलहाल के लिए आ जाते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। ये मेथड यार, इसको ना एकदम अपने दिमाग के अंदर बैठा लो, अगर जीएस के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। क्या मेथड है सर ये? ऑलवेज यूज दी ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। जीएस के अंदर कभी भी राइट ऑप्शन की तरफ आप लोग मत भागा करिए। ठीक है, पेपर के अंदर जीएस में अगर आपने इस तरीके की स्ट्रेटजी अपनाई कि मैं सही आंसर खोज के कर लूंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आप गलत करके आओगे। ऑलवेज यूज ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ये क्या होता है सर, 4 ऑप्शन दिए हैं, अब उसमें से अगर एक ही ऑप्शन सही है तो 3 ऑप्शन गलत होंगे, जो गलत वाले ऑप्शन है ना उनको हटाओ। राइट, वो हटाओ, आपको ऑटोमेटिक सही आंसर पता चल जाएगा, और ये 100% आपकी एक्यूरेसी भी होगी कि मैंने एकदम सही आंसर लगाया। राइट, मैंने ये अपने एग्जामिनेशन में किया है और मुझे काफी अच्छे स्कोर्स देखने को मिले हैं, इसलिए मैं आपको एज अ एजुकेटर, एज अ बड़ा भाई ये एडवाइस दे रहा हूं कि पेपर के अंदर स्पेसिफिकली इन दी जीएस ऑलवेज यूज ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। गलत आंसर छाड़ दो, सही अपने आप मिल जाएगा। ये हो गई कहानी आई कैन डू। तो 50 क्वेश्चन हो गए आपके यहां। राइट, अब आई विल ट्राई वाले पे आते हैं। आई विल ट्राई के अंदर क्या सिनेरियो होगा मेरे दोस्त, कम से कम आपके 30 से 40 क्वेश्चन होंगे जो आई विल ट्राई वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। ये 30-40 क्वेश्चन वो होंगे जिसमें चांसेस हैं कि आपको 2 ऑप्शन में एटलीस्ट कंफ्यूजन हो, कि सर हमने पढ़ा है, हमें कंसेप्ट भी पता है, लेकिन ऑप्शन थोड़े से हमें कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, है ना। ऑप्शन जो है यहाँ पे वो हमें काफी ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है। कभी ऑप्शन ए और बी में कंफ्यूजन हो रही है, कभी सी और डी में हो रही है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है,
यहीं पे फैक्टर आता है तुक्का मारने वाला, है ना। एंड तुक्का इज अ साइंटिफिक वर्ड। आपको एक्चुअली थोड़ी बहुत हंसी आ रही होगी, लेकिन ना ये एक साइंटिफिक वर्ड है, राइट। और एग्जामिनेशन में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये 30 से 40 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पहले आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जिसमें आप ऑप्शन एलिमिनेट करके कर पा रहे हो। एंड आई एम वेरी श्योर ऐसे आपको कम से कम पेपर में 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जिसमें आप अगर ये वाला मेथड भी फॉलो करो, ऑप्शन एलिमिनेशन, तो भी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। और लॉजिकल थिंकिंग, क्या होता है ना, जो दो ऑप्शन आपको सिमिलर लगते हैं वो एक्चुअली उसी कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। मैक्सिमम कितना क्वेश्चन में तुक्का मार सकते हैं मेरे दोस्त, ये डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, है ना। अब मैं कह रहा हूं कि आप 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो और बाकी के जो बचे क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन उसमें तुक्का मार दो, तो ये तो बेकार की बात हो गई फिर। वो डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। एंड तुक्का मारना कैसे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी गलत है ना, तो नेगेटिव मार्किंग का शिकार हो जाओगे आप। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का सिस्टम आप ही लोग के लिए डिजाइन किया गया है, जिनको पेपर में सिर्फ तुक्का मारने की आदत होती है। ठीक है, चलिए शशांक, उसके ऊपर हम बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आप थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर फाइंड आउट कर लो, राइट। अब बचे आपके 10 क्वेश्चन, या मैं कह देता हूं 10 से 20 क्वेश्चन आपके बचे, जो आपने डाल रखा है आई विल ट्राई वाली कैटेगरी। मेरी बात ध्यान से सुनना, इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि ये 50 क्वेश्चन जो मैंने अटेम्प्ट किया है, इसमें से सर मेरे, आई एम चेंजिंग द कलर, इसमें से सर मेरे 40 प्लस करेक्ट हैं, और ये जो 20 क्वेश्चन मैंने किया है इसमें मेरे एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो करेक्ट हैं ही। जब ओवरऑल टोटल 50 बन रहा हो तभी तुक्का मारना है। अब तुक्का मारना कैसे है वो सुनो। मैं यहाँ 0.83 वाले मेथड से नहीं चल रहा हूं, नहीं तो बहुत बच्चों को मैथ्स में कंफ्यूजन हो जाएगी। मैं सिंपल सा एक पैटर्न लेके चलता हूं। सपोज आपका एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, ठीक है, सपोज मान लो एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, आसानी से समझ में आएगा। अब 10 क्वेश्चन है टोटल, 10 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाते हो, ठीक है, सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग का पैटर्न समझ लो। 1.33 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसका मतलब कि सपोज आपने 4 क्वेश्चन सही किया, ठीक, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस। सपोज 4 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन सही किया, दूसरा क्वेश्चन सही किया, तीसरा क्वेश्चन सही किया, चौथा क्वेश्चन सही किया, लेकिन आपने क्या किया, बाकी जो आपके 16 क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं 20 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपने सही किया और 16 क्वेश्चन गलत कर दिए। तो 16 क्वेश्चन के साथ साथ ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनका भी नंबर कट जाएगा। इसका मतलब एक क्वेश्चन सही करो तो 4 नंबर, और 4 क्वेश्चन गलत कर दो तो ये जो 4 नंबर मिला है ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके बचे 10 क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, अब याद रखना ये 5 क्वेश्चन आप वो वाले अटेम्प्ट कर रहे हो जिसमें आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, राइट, जिसमें आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। 5 में से ना, अगर मैं मानता हूं कि 2 भी सही हो गया तो भी आप 4 नंबर के शुद्ध प्रॉफिट में जाओगे। या 5 छोड़ो, 5 का आंकड़ा मत पकड़ो, 6 से 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, 2 से 3 भी अगर इसमें से आपने सही कर दिए तो 4 नंबर के, 4 से 5 नंबर के प्रॉपर प्रॉफिट में आप जाओगे। ये क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि एग्जैक्टली हमें तुक्का लगाना कब है, किस केस में लगाना है। मेरे दोस्तों बोल दो, यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तुक्का वहीं मारना है जहां पर आपको पहले से पता हो कि दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन है। ठीक है, और यही सेम काम आपको करना है आपके सीडीएस के पेपर के अंदर। तो टोटल आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पे बन गए? 80 टू 90 क्वेश्चन आपके बन गए। अब बात करते हैं जो बचे आपके 30 क्वेश्चन, जो कांट डू है ना, जो कांट डू की कैटेगरी में आपने डाल के रखा है। इन क्वेश्चन को हाथ ही नहीं लगाना है। मत गलती करना लालच के चक्कर में कि सर 90 क्वेश्चंस हो गए हैं, 60 प्लस तो करेक्ट हो गई, 10-15 और के चक्कर में पता चला आगे 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और फिर चले गए नेगेटिव मार्किंग में। कांट डू वाला जो क्वेश्चन होगा वो बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि आप ना कर पाओ। कभी कभी हम एजुकेटर्स को भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। इस बार यूपीएससी का पेपर हुआ, उसमें ना एनडीए के पेपर में एक क्वेश्चन आया था मैप से रिलेटेड, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था। मैंने वर्ल्ड मैप पढ़ा है, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि मैं वर्ल्ड मैप पढ़ा भी लूंगा और मैं वर्ल्ड मैप में ठीक ठाक हूं। लेकिन वो क्वेश्चन देखने के बाद मेरी भी हालत खराब हो गई कि यार ये कैसा क्वेश्चन डाल दिया, कहां से डाल दिया यार, इस लोकेशन के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। और उसका आंसर ढूंढने में पूरे 2 दिन का टाइम लगा। गूगल पे सर्च करो तो 3-4 मल्टीपल उस पे बाउंड्रीज, ये इतनी स्टेट बाउंड्रीज है, इसका इतना एरिया है, इसका इतना जो है ज्योग्राफिकल टर्म्स में इतना है, ओशियन टर्म्स में इतना है। तो वो क्वेश्चन इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि या तो आप फंस के अपने मार्क्स खराब करो या तो चुपचाप छोड़ दो। एक्सेप्ट कर लो कि पेपर में 20 से 30 सवाल ऐसे होंगे जिनको हमें हाथ नहीं लगाना। ठीक है, और 100 नंबर में से ना यूपीएससी के पेपर में 100 नंबर का अगर आपका है जीएस और इसमें से अगर आप कर ले रहे हो 60 प्लस, तब आपकी जीएस बहुत अच्छी है। बच्चे ज्यादातर 40 नंबर पे अटक जाते हैं। एंड बी आपको लग रहा होगा कि सर 20 नंबर का तो फर्क है। भाई मेरे, आधा आधा नंबर ना आपको एग्जामिनेशन क्लियर करने से रोक सकता है, ये बात याद रखना। ठीक है, 60 टू 70 के बीच में अगर आप किसी भी तरीके से स्कोर बना पा रहे हो तो जीएस में वही रुक जाना, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं। डोंट फिक्स अ टारगेट ऑफ 100 आउट ऑफ 100। ये अगर खुद यूपीएससी जो पैनल पेपर बनाती है ना, अगर वो पैनल वाले भी आके बैठ जाए तो 100 में से 100 नहीं कर सकते। तो वो टारगेट आप अपने दिमाग से निकाल दो। टारगेट रखो 80 मार्क्स का, 60 टू 70 या 75 टू 80 के बीच में आपको पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी। अब आ जाते हैं थोड़ा सा आपके जो जिन क्वेश्चन से आपको डर लगता है, दैट इज स्टेटमेंट क्वेश्चंस। एक पॉइंट नोट कर लो कि वो स्कोरिंग होता है। स्कोरिंग क्यों होता है? बिकॉज लेस स्टूडेंट्स आर एबल टू सॉल्व। बच्चे डरते हैं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से। अच्छा, आप डरते क्यों है सर? क्योंकि इट रिक्वायर्स कंसेप्चुअल क्लैरिटी। और ज्यादातर जो सीडीएस में बच्चे आजकल मैं देख रहा हूं, है ना, 3-4 स्टूडेंट्स हैं और भी हैं कुछ प्लेटफॉर्म्स में, कभी कभार सर मैसेज करते हैं कि सर जो मैथ्स है उसके लिए हम मेहनत कर ले रहे हैं, इंग्लिश सर हम अपना वोकैबुलरी करके ग्रामर पढ़ के इंप्रूव कर लेंगे, और जीएस के लिए सर 1 महीना पहले तो वन शॉट वीडियोस आती हैं उसको देख के कर लेंगे। और जिस दिन वो पेपर में जाते हैं उस दिन उनको पता चलता है कि यार 120 क्वेश्चन में से तो 60-70 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले हैं। अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आपको चाहिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी। अगर है तो वो स्कोरिंग भी है और स्कोर बूस्टर भी है। ठीक है, नहीं है तो फिर आप जीएस में आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आप तुक्का भी नहीं लगा पाओगे, है ना। उसमें तुक्का लगाने के लिए भी आपको कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको गेस फैक्टर भी यूज करना है तो भी आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में जिससे रिलेटेड आपको स्टेटमेंट गिवन है। नहीं पता है तो फिर भूल जाओ, तब स्टेटमेंट वो क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आ जाते हैं हाउ टू स्टडी जनरल स्टडीज फॉर अ गुड स्कोर। मेरा क्या तरीका रहेगा? सिंपल सा तरीका है सर। पहले आपको मिलेगी पूरी की पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी। प्रैक्टिस आपको पता ही है होगी होगी, उसका तो कुछ कहना नहीं है। अभी ये जो हमारा आने वाला हफ्ता है, संडे को आपका एक टेस्ट होगा जीएस के लिए, मैं बता रहा हूँ।
जितना भी हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में और ज्योग्राफी में, मिक्स टेस्ट होगा 20 to 25 क्वेश्चन, और इसी पे होगा लाइव, और उस दिन सबके कैमरा ऑन होने चाहिए। ठीक है। दूसरा फैक्टर है सर, रिवीजन इज द आर्ट। मैं ये क्यों कह रहा हूं, आपको पता है रिवीजन बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर आपके रिवीजन करने का तरीका गलत है ना, तो जिंदगी में आप कभी कंसेप्ट को अपने दिमाग में उतार नहीं पाओगे। अब रिवीजन करना कैसे सर? मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया सपोज जीडीपी के बारे में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जितनी भी चीजें मैंने आपको जीडीपी के बारे में पढ़ाई, ठीक है, वो सारी चीजें आपने क्लास में पढ़ ली, आपने अपने कॉपी में नोट्स बना ली। अब रात में बैठो 10 बजे के बाद, या फिर जो बच्चे सुबह उठ सकते हैं, वैसे मैं तो यार इतना वो करता नहीं, ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एडवाइस नहीं दूंगा सुबह 4 बजे उठ जाओ, कॉपी लेके पढ़ना शुरू कर दो। लाइफ है, एंजॉय करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो, दैट इज आवर बेसिक फंडा। तो रात में आई थिंक 10 बजे सभी लोग कंफर्टेबल हो गए। 10 बजे से लेके 10:15 तक ये आपका टाइम स्लॉट होगा जीएस के रिवीजन के लिए। इसमें करना क्या है, एक ब्लैंक पेपर लो, ये ले लिया सर हमने ब्लैंक पेपर, एक ले लो पेन, अब ब्लैक ले लो, ब्लू ले लो, ग्रीन ले लो, रेड ले लो, आपकी मर्जी। जो भी मैंने आपको पढ़ाया बिना देखे, बिना पीपीटी खोले, बिना अपने नोट्स को खोले, पेपर के ऊपर लिखना शुरू कर लो। इससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि कौन सा पॉइंट आप भूल रहे हो। लाइक अंजनी भैया ने जीडीपी के बारे में पढ़ा दिया कि जीडीपी क्या होती है, मैंने लिख लिया, अरे वाह मुझे तो पता है। जीडीपी के टाइप्स पढ़ाए थे सर ने, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, एक और टाइप होता है, वो टाइप तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन भैया ने पढ़ाया हुआ है ना। अब आपको पता चल गया कि आप जीडीपी का तीसरा टाइप भूल रहे हो, तुरंत आपने नोट्स खोला और देख लिया, अच्छा तीसरा टाइप है पीपीपी जीडीपी, रख दिया उसको, कॉपी बंद करके रखी। उसके बाद अपने दिमाग में 3 बार उस चीज को बोला, अच्छा रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी। और जो पॉइंट आप भूल रहे थे, जैसे पॉइंट नंबर 3 आप भूल रहे थे, उसको कॉपी में लिखो 3x3 वाला फॉर्मूला, ठीक है, कि 3 बार उसको मैं आज लिखूंगा, 3 बार उसको मैं कल लिखूंगा। इतना करने के बाद आपके दिमाग में वो बैठ गया, कुछ नहीं कर सकते, हटाओ 3x3 वाला फॉर्मूला, चुपचाप एक ब्लैंक शीट लो और अपना सत्य खुद लिखो कि आज मैंने जो पढ़ा क्या मैं बिना देखे उसको लिख सकता हूं। क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तो आपका ना नोट्स जाएंगे, ना ये पीपीटी जाएगी, ना आपकी जो आपने नोट्स बना के रखी है अपने रजिस्टर में वो जाएगी। एग्जाम में जाएगा आप, आपका एडमिट कार्ड और आपका दिमाग। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके दिमाग में कितनी सारी चीजें फीड हो रही हैं, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो वो आपको इसी तरीके से पता चलेगा जब आप ये वाला रिवीजन का तरीका फॉलो करोगे। ब्लैंक पेपर, एक पेन, जो भी टॉपिक पढ़ाया बिना देखे उससे रिलेटेड जितनी चीजें पढ़ाई सब उतार दो, और भूल रहे हो तो जो पॉइंट भूल रहे हो उसको 3 बार लिखो। एंड थर्ड, प्रैक्टिस इज द की। कितना भी कंसेप्ट पढ़ लो, कितना भी रिवीजन कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की तो पेपर क्वालिफाई नहीं हो, ठीक है। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे नहीं कि सर मैंने ज्योग्राफी पढ़ी, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें मैंने 10 क्वेश्चन किए सर, 10 में से ना 8 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए। इस 10 को आपको कम से कम 500 से 1000 बनाना है, तब कहीं जाके आप स्पेसिफिकली फिजिकल ज्योग्राफी में महारत हासिल कर पाओगे। महारत हासिल करने का मतलब कि अगर फिजिकल ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं यूपीएससी के अंदर, तब जाके कहीं 8+ करेक्ट होंगे, जब आप कम से कम फिजिकल ज्योग्राफी के एटलीस्ट 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कम से कम। इसमें आपके पीवाईक्यूज भी होंगे, नए क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आपकी अप्रोच सेट हो कि अच्छा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें तरीका क्या लगाना है। एंड ये आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिवीजन इज द आर्ट एंड प्रैक्टिस इज द की। बाकी ये आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख सकते हो, ये देखो, जैसे कि मैंने कहा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टेटमेंट गिवन है, राइट। वेट लेट मी चेंज द कलर।
पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इससे आपको स्टेटमेंट गिवन है। आप अपना बेसिक सा थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि अगर आपको पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं पता तो इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट कैसे सॉल्व कर लोगे, कैसे तुक्का मार लोगे इस स्टेटमेंट के अंदर? नहीं हो सकता ना। दैट इज वाई कंसेप्चुअल क्लियरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इस तरीके के क्वेश्चन में अप्रोच बैठाना कि अच्छा स्टेटमेंट पढ़ी, पहली स्टेटमेंट तो सर पता नहीं कैसी लग रही है, सही लग रही है गलत लग रही है, नहीं हमें सर पहली ना सही लग रही है, अच्छा लेकिन सर दूसरे में ना हमें कुछ सही नहीं लग रहा। तो आपने ऑप्शन देखा, अच्छा दूसरे में सही नहीं लग रहा, इसका मतलब कि चलो सी ऑप्शन तो गया, बी ऑप्शन गया, अब या तो ए होगा या तो डी होगा, राइट? तो अब इट डिपेंड्स ऑन कि आपको पहली स्टेटमेंट के बारे में पता है कि नहीं। अगर पहली स्टेटमेंट आपको सही लग रही है देन गो विद ऑप्शन ए, गलत लग रही है देन गो विद ऑप्शन डी, राइट? ठीक है, तो इस तरीके का अप्रोच आपको बैठाना पड़ेगा। एंड ये देख लो पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, रिवीजन नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, तो जीएस के पेपर में स्कोर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों चीजें हैं आपके पास, सर हमारा ना कंसेप्ट भी क्लियर है, रिवीजन भी हम करते हैं एंड प्रैक्टिस भी सर जितना आप हमें कराते हो उतना हम करते हैं, तो फिर ये क्वेश्चंस आपके लिए कुछ नहीं है, आराम से कर लोगे। ठीक है, देख लो, एक नहीं दो दो स्लाइड लगा के रखिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यू कैन इजिली ऑब्जर्व कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं। ये दिखाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि आप कंसेप्ट को डिटेल के साथ पढ़िए, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं वैसे प्रैक्टिस करिए, एंड जैसे रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूं वैसे रिवीजन करिए। दैट्स इट, आई एम डन फ्रॉम माई साइड। सो गाइस थैंक यू सो मच। अब लास्ट के 10 मिनट बचे हैं, ठीक है? जो भी आपको पूछना है, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क, आप पूछ सकते हैं। ओके, एनीवन एनीथिंग? क्या हो गया? आकर्ष, हाँ आकर्ष बताइए। Will the recording be available? Sorry, हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी अभी। sorry, this 1 घंटे के PDF अंदर sheet. मैं आपको रिकॉर्डिंग भिजवा देता हूँ। Yeah, ठीक है, just will this also be available like the PDF sheet which हाँ you have? पीडीएफ तो तुरंत भेज दे रहा है यार, पीडीएफ तो अभी तुरंत क्लास के बाद आपके पास पहुंच जाएगी। Okay, okay. Thank you, sir. और किसी को कोई डाउट सब्जेक्ट से रिलेटेड या स्ट्रैटेजी से रिलेटेड? पता चल गया ना हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी? कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रिवीजन, प्रैक्टिस, दैट्स इट। सर मेरा इंग्लिश फिर भी ठीक ठाक है बट जीएस में किसी भी स्पेसिफिक में इतना ग्रिप नहीं है। कोई बात नहीं रवि, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं किस लिए हूं यहाँ पे? हाँ, मुझे पता है किसी भी ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ाने में मजा नहीं है। ठीक है, मुझे आप जैसे ही बच्चे चाहिए जो सीखना चाहते हो, क्योंकि तभी मैं आपको एक एक चीज जो मैंने सीखी है वो अच्छे तरीके से सिखा पाऊंगा। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, सब कुछ आप बस क्लासेस के अंदर रेगुलर रहना। एक ही चीज मैं आप लोग से कहूंगा कि कोशिश करिएगा कि लाइव क्लास में रहिए, नहीं रह पाते तो रिकॉर्डिंग क्लासेस देखिए। मैं किन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ज्यादा एक्सेल करूं? दो सब्जेक्ट ले लो रवि, है ना? दो सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स जीएस ले लो चाहे इंग्लिश और जीएस ले लो। मैथ्स इंग्लिश मत करना, मैथ्स इंग्लिश करोगे तो फंसने के चांसेस है ना, क्योंकि मैथमेटिक्स का पैटर्न किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे ये आप गेस नहीं कर सकते। लेकिन जीएस के अंदर अगर मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और कैसे बन सकते हैं वो बताने की जिम्मेदारी मेरी है। तो जीएस रख लो, उसके साथ चाहे इंग्लिश पे ज्यादा फोकस कर लो चाहे मैथ्स पे।
बाकी जीएस स्कोरिंग है, जीएस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। और स्पेसिफिकली जीएस के अंदर एक चीज, चलो एक सरप्राइज मैं आपको और देता हूँ, मैराथन सेशन होंगे भाई, ठीक है। जैसे अभी तो लाइव क्लासेस हमारी चल रही है, संडे को मेरा मन किया कि आज आप लोग के साथ टाइम बिताना है, तो शाम को हम बैठेंगे 8 बजे और रात में उठेंगे 2 बजे, ठीक है। पहले से बता रहा हूं मैं, इस टाइप के सेशंस होंगे और It उसमें हम is सब कुछ very good करेंगे, idea, sir. Thank you, sir. है ना। कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ प्रैक्टिस करेंगे, कुछ पीवाईक्यूज करेंगे, बीच में बातें भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस चीज के लिए आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहना, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे कोर्स का पैसा दिया है तो मैंने 1 घंटा पढ़ाया, मेरा काम खत्म, अब आप अपना देख लो, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट। और बताइए, और किसी को कोई डाउट? Hello, hello, sir. Hello, sir. हेलो, हेलो, जय हिंद, हाँ, बताइए। जैन सर। सर प्रैक्टिस के लिए बुक वगैरह परचेज करनी है क्या, जीएस की नो प्रैक्टिस के लिए? नो नो, मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीपीटी दे दूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना अगर निकलवा पाओगे, बिकॉज पीपीटी से ओके आप लोग सर। कितनी प्रैक्टिस करते हो वो पता है मुझे, है ना। पीपीटी से कितना आप लोग खोल के उसको पढ़ते हो और प्रैक्टिस करते हो वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कोशिश यस करना कि सर। प्रिंट आउट निकलवा लो। यस सर। प्रैक्टिस की कोई बुक वगैरह नहीं लेनी, जीएस की स्पेसिफिकली कोई बुक मत लेना, क्योंकि जीएस की कोई ऐसी बुक है ही नहीं जो आपको पूरा का पूरा कंटेंट दे दे, ओके सर। ठीक है। हाँ, तो जीएस के लिए आप बस क्लास फॉलो कर लो, जो मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा वो फॉलो कर लो, रिवीजन फॉलो कर लो, मैराथन फॉलो कर लो, बस। ओके सर। और बताइए, और किसी को कोई डाउट? एनीवन? गुरिंदर, प्रशांत, अजय, आपको कोई डाउट है? नो सर। Geography I find really interesting in science as well. These two subjects would be fit. साइंस में तीनों पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हालांकि उसमें आ गया। एंड ज्योग्राफी 20-30, हाँ यार लगभग आपके 40-40 क्वेश्चन हो गए, लेकिन अच्छे से। इसका मतलब ये नहीं कि फिर ज्योग्राफी आप काम चलाओ पढ़ लो। ज्योग्राफी आपको इतने अच्छे से पढ़नी है कि 20 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं ज्योग्राफी के, तो 16 से 18 क्वेश्चन करेक्ट कर पाओ। इस लेवल की ज्योग्राफी पढ़नी है, उस लेवल की पढ़ा भी दूंगा, लेकिन दिमाग में बैठाना, ये जो रिवीजन मैंने आपको बताया है, आई नो ये आप लोग को बोरिंग लगेगा, मजा नहीं आएगा इसमें, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको, आप 1 हफ्ता करके देखो, आपको खुद इसका रिजल्ट मिलेगा। 1 हफ्ता कर लो, रिजल्ट नहीं मिला तो फिर कभी मेरी जीएस की क्लास में मत आना, जीएस की क्लास आप अटेंड ही मत करना, कह देना कि भैया मुझे आपका नहीं समझ में आता, ठीक है। लेकिन 1 हफ्ता मेरे दोस्त मान लो इस बात को, जो रिवीजन का तरीका मैंने आपको बताया है वो फॉलो करके देखो, क्योंकि इट रियली वर्क्स, है ना। नहीं, अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर ये करवा के आपने मेरा टाइम वेस्ट करवाया, आप मेरा टाइम वेस्ट करवाते हो, तो बिल्कुल आपको खुली छूट है, ठीक है। मुझे आप क्रिटिसाइज भी कर लेना, सब कुछ कर लेना, लेकिन ये तरीका फॉलो कर लेना एटलीस्ट फॉर 1 वीक, क्योंकि 1 हफ्ता आपने कर लिया तो आपकी फिर खुद से आदत लग जाएगी। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर सर। Yes, sir. भाविका, आप न्यू स्टूडेंट हैं, आप कल के इनॉग्रल सेशन में नहीं थी? No, sir. I was not there. ओके, वरिंदर, आपका क्या सीन था? हाँ सर, मैं तो। आप थे कल? हाँ जी सर। अच्छा, ओके, ठीक है। Yes, sir, I'm really interested in the geography, but sir, while studying, please ऐसे start. क्या कहना चाहते हो रवि आप? Wait, let me switch on my camera. Just give me a second. हाँ, क्या कह रहे थे आप रवि?
फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि फिर कनेक्ट नहीं कर पाते हैं क्या? अरे आप ज्योग्राफी की टेंशन मत लो, आपने डेमो नहीं देखा क्या ज्योग्राफी का? आई थिंक देखा होगा। अच्छा नहीं, ज्योग्राफी इंडिया बैच में थी, ठीक है चलो, ज्योग्राफी की टेंशन मत लो। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हम करेंगे मैप्स के थ्रू। अच्छा हाँ, एक और चीज, मैप का अगर आप लोग स्पेसिफिक सेशन चाहते हो तो मुझे बता देना, वर्ल्ड मैप का, जिसमें मैप के थ्रू हम 3 चीजें कवर करेंगे। एक वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक इंटरनेशनल रिलेशंस, और एक रहेगा आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, अगर करना होगा तो मुझे बता देना। ये सर करना है। कौन बोला ये? सर मैं हूँ वीर। ओमवीर, सब लोग एग्री करने चाहिए ना? हाँ सर ओमवीर, करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. We can do Yes, it. sir. सर करना है, चलो ठीक है। ठीक है, उसके लिए भी कुछ प्लान करता हूँ मैं। तब तक रेफरेंस के लिए अगर आपको जरूरत होगी तो आप मेरे पास पर्सनली मैसेज कर देना, ग्रुप में नहीं भेज सकता मैं, कि किस तरीके से सर हम वर्ल्ड मैप पढ़ने वाले हैं। तो पर्सनली आप मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको 3-4 डेमो वीडियोस भेज दूंगा, यूट्यूब के ऊपर मैंने पढ़ा रखा है वैसे। ओके सर। तो फॉर रेफरेंस, ठीक है, आप वो एक बार उसको देख लेना कि सर हम किस तरीके से पढ़ेंगे, एंड देन मैं आपका जो है इसी बैच के अंदर स्टार्ट कर दूंगा वर्ल्ड मैप का एक स्पेसिफिक सेशन। चलिए, तो और कोई डाउट है? क्योंकि यार मेरी ना नेक्स्ट बैच में भी क्लास है। No, sir. सर No doubt. सर जी, सर पीवाईक्यू सर क्लास में सॉल्व करेंगे हम। कौन था भाई ये? सर मैं हूँ वीर। ओमवीर, हाँ, क्या कह रहे थे आप? सर पीवाईक्यू सर क्लास में सॉल्व करेंगे। ऑफ कोर्स क्लास में करेंगे, ओके क्योंकि सर। मुझे अप्रोच बैठानी ना आप लोग की। यस मुझसे तो सर। आप लोग सॉल्व करोगे नहीं यार, इतने अच्छे होते तो बैच में क्यों आते थे, है कि नहीं? बताओ। नहीं सर, खुद से भी करेंगे और आपके साथ भी प्रैक्टिस करेंगे। नहीं, अरे अरे खुद से करोगे? हाँ भाई, मैं भी आप लोग के फेस से गुजरा हूँ यार, है ना? खुद से बुक खोल के पीवाईक्यू सॉल्व करना। अरे प्लीज डोंट माइंड दैट आई एम रिप्लाइंग एज आई एम आउटसाइड, दैट इज व्हाई लेट्स लॉट ऑफ चॉइस हियर। अभी ये कौन था? ये- अच्छा रवि, कोई बात नहीं रवि, डोंट वरी, डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। पीवाईक्यूज आप लोग लाइव सॉल्व करेंगे यहीं पे साथ में मेरे सामने, डाउट भी सामने क्लियर होगा, ताकि पता तो चले कि आप फंस कहां पे रहे हो, राइट? ओके सर। चलिए, और कोई डाउट किसी का? एनीवन? Sir, hello. आकर्ष जी बताइए। Yes, sir. Actually, I just take a leave today for attending these classes. So tomorrow onwards, I won't be actually available because it's a usual working day. So Okay. how can I just clear after after I hearing the all these recorded sessions and all? How can I approach you? Like after if I have any or if I encountered any doubts पर्सनली as टेक्स्ट well. कर दो, आप पर्सनली टेक्स्ट कर दो, या जब आपको टाइम मिले तो पर्सनली कॉल कर लो। अच्छा नहीं, कॉल कॉल करने की टाइमिंग इवनिंग में रखना, 7 बजे के बाद। उससे पहले Okay. कॉल पिक करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। बाकी टेक्स्ट आप कभी भी कर दो, आई रिप्लाई। ओके। Okay, sir. And also, most of the time I will be available, or I will be reaching home only after 7 or 8, I guess, around at that time only. 7 और 8? Yeah. अच्छा चलो, मैं देखता हूँ आकर्ष क्या कर सकते हैं। अगर आप लोग को ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बैच की टाइमिंग जो है ना, ये हाँ. स्पेसिफिकली जीएस सब्जेक्ट की टाइमिंग मैं रात में शिफ्ट करता हूँ, ताकि थोड़ा लंबा भी खींच सके हम कभी अगर जरूरत पड़े। Sir, I have problem with Yeah. that, sir. क्या रात में? Yes, sir. I have to attend DOCC also. बीओसीसी कितने बजे होता है? 10 around 10 को खत्म होगा सर। अराउंड 10? कोई नहीं, आप 10:30 से कर लेंगे। यस सर। Sir, from 10 to 11:30 we are doing unofficial class also. So in that we'll discuss about lecturate and also PPT, PPDT, SAT, VAT वगैरह। सुबह कितने अवेलेबल हो बताओ? 5 बजे? सुबह सुबह चलेगा सर, रात को नहीं होगा सर। आकर्ष 5 यस बजे? सर, सुबह 5 बजे। यस सर। आकर्ष आकर्ष Yes, sir. Yes, sir. 5 बजे, सब लोग 5 बजे बढ़िया हो? यस सर। यस सर। Yes, Yeah, sir. yeah, sir. Yeah, it's okay, sir. यस यस बोल रहे हो, लेकिन अगर मेरी नींद खराब करके और आए नहीं क्लास में
तो देख लेना फिर, है ना, क्योंकि मुझे जल्दी उठने की आदत नहीं है सुबह। मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ आपसे। रात में मैं काम करता हूँ, जो भी जो भी काम करता हूँ रात में, लेकिन सुबह जल्दी उठने वाली आदत है नहीं। फिर भी आप लोग अगर कहोगे तो जीएस बैच की टाइमिंग सुबह 5 या 6 बजे मैं शिफ्ट कर दूंगा। या फिर ये संडे को भी होते हैं सेशन आपके, ये पीपीडीटी और टीएटी वाले? नो सर, संडे नहीं होते। संडे को अगर मैराथन रखूंगा तो चाहिए, आप लोग चाहिए सैटरडे और मुझे। संडे नहीं होगा सर। चलो सैटरडे संडे नहीं होगा, तो अगर मैराथन रखता हूँ तो आप लोग चाहिए मुझे, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सुबह शिफ्ट कर दूं, राइट। एनी अदर डाउट्स गाइस? सर मेरी 5 क्लास है बजे नेक्स्ट तो बैच थोड़ा में। और चल गया ना? 5 बजे और क्या? नहीं, मैं कह रहा कि 5 बजे तो थोड़ा और चल गया ना, अगर 7 बजे या 6 बजे हुए तो। फिर उस वक्त सभी को ऑफिस जाना होगा या फिर कॉलेज चालू होगा उस वक्त सबका? ओके हाँ, कॉलेज का इशू है। 5 से 6 टाइमिंग परफेक्ट रहेगी, या फिर ये टाइमिंग परफेक्ट है, या फिर जो मैराथन सेशन होंगे फिर आप लोग उसी को अटेंड करना, राइट। ये वाले आप रिकॉर्डेड देख लो। कोई भी डाउट होगा पर्सनली मुझे टेक्स्ट कर देना। रवि, जो आपने नंबर रखा है वही मेरा नंबर है, ठीक है। रात में डाउट पूछने की टाइमिंग अनलिमिटेड है, 2 बजे भी टेक्स्ट करोगे तो डाउट बता दूंगा। अभी फिलहाल के लिए और कोई डाउट? एनीथिंग एल्स? नो सर। नो चलिए सर। फिर मिलते हैं आपसे कल के सेशन में। हाँ, किसको क्या डाउट है? सर इन 1 वीक कितने सब्जेक्ट क्लास करेंगे? 3 दिन आपकी इकोनॉमिक्स की होगी, 3 दिन होगी आपकी ज्योग्राफी की, एक हफ्ते में होगी आपकी 18 क्लासेस, ओके सर। ठीक है। एनीथिंग एल्स गाइस? नो सर। चलिए, आई होप यू एंजॉयड द सेशन। मैं क्लास नोट्स अभी आपको भेज दे रहा हूँ एंड रिकॉर्डिंग आपको कुछ देर में अवेलेबल हो जाएगी, ओके। ओके सर। चलिए, थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो लाइफ को एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, एंड मिलते हैं आपसे कल की सेशन जय में। हिंद जय सर। थैंक सर। यू सर, जय जय हिंद हिंद सर। everyone। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। मोस्ट वेलकम रवि, मोस्ट वेलकम टू यू टू। चलिए गाइस, प्लीज लीव, प्लीज लीव। नेक्स्ट बैच की भी क्लास है, चलो। हो गया? शशांक, आर यू हियर? ओके।